हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इनोवेटिव साइंस टेक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का एक चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये जो होने वाली है वीडियो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। क्वेश्चन 1, नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकोगनाइज ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी 1832 में जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बताया? तो इसका आंसर होगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन की गई थी जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की ओर में रखा। ठीक है, तो ये क्या इसका आंसर क्या होगा? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनैलिटी फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइड अक्रॉस यूरोप इन 1830 टू 1848। इसमें पूछा गया है कि 1830 से लेकर 1848 में यूरोप के अंदर एजुकेटेड अलाइड्स के बीच में नेशनैलिटी फीलिंग किस इवेंट ने जागरूक की। ठीक है, किस इवेंट ने जागरूक की, इसमें हमको इवेंट का नाम लिखना है। तो आंसर देखते हैं। द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनैलिटी फीलिंग अमंग द एजुकेटेड अलाइड अक्रॉस यूरोप इन 1830 टू 1848 वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इवेंट का नाम क्या है? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसने एजुकेटेड अलाइड्स के बीच में 1830 के पीरियड से लेकर 1848 के पीरियड तक नेशनैलिटी फीलिंग बढ़ाई ताकि लोगों को लग सके कि ये हमारा ही देश है, इसके प्रति उनको प्यार आए अपने देश के प्रति। ठीक है, वो इमोशनल हो थोड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815। 1815 का जो ईयर चल रहा था उसमें जो रेवोल्यूशनरीज थे यूरोप के, उनका मेन एम क्या रहता था? चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। द मेन एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 वाज टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो यूरोप के अंदर जो रेवोल्यूशनरीज थे तो वो चाहते थे कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो दोबारा से रीस्टैब्लिश ना हो, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसमें क्या हुआ था, उसमें मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दोबारा से रीस्टैब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, हमने पढ़ा था, याद कीजिए कि उसमें बोला गया था कि जो पुरानी चीज़ें उनको दोबारा से रीस्टोर किया जाएगा, तो वैसे ही मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रीस्टैब्लिश कर दिया गया था। इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वापस से रीस्टैब्लिश हो, और वो लोगों की लिबर्टी और लोगों की फ्रीडम के लिए लड़ते थे। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन 3। चलते हैं हमारे क्वेश्चन 4 की तरफ। अगर आपको बोर्ड्स में बिल्कुल फुल मार्क्स चाहिए तो आपको बिल्कुल इसी पैटर्न में लिख के आना होगा। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न में लिखेंगे तो आपको कोई फुल मार्क्स लेने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो बिल्कुल इसी पैटर्न से लिख के आइएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। हु रिमार्क्स व्हेन फ्रांस नीचेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब किस बंदे ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जब भी फ्रांस चीखेगा पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक ने ये स्टेटमेंट थी कि जब भी फ्रांस चीखेगा पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाएगी। ठीक है, ड्यूक मैटरनिक एक ऑस्ट्रियन चांसलरशिप थे। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's come to our next question, question 5. Who was proclaimed the German Emperor in a ceremony held at Versailles in January 1871? किसने प्रोक्लेम किया था कि जर्मन एम्पायर के अंदर एक सेरेमनी होने वाली है वर्साइल में जनवरी 1871 में? तो उनका नाम था केसर विलियम वन। जो केसर विलियम वन थे उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि जो जर्मन एम्पीरियर है उसमें सेरेमनी होने वाली है वर्साइल में 1871 में। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's come to our next question, question 6. What was the meaning of liberalism in early 19th century in Europe? यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जो न्यू मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको लिबरलिज्म से दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हीं को लिबरलिज्म कहा जाता है। अब लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरलिज्म कहता है कि हर बंदे को फ्रीडम होनी चाहिए, हर बंदे को इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। ठीक है, हर बंदे को बोलने का अधिकार है इस दुनिया में। ठीक है, और वो हर बंदा कानून के सामने इक्वल है। ठीक है, लॉ के सामने इक्वल है। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या रहता था? ये कहते थे कि इकोनॉमिकली जो लिबरलिज्म है वो क्या कहता था? वो कहता था कि फ्रीडम होनी चाहिए मार्केट के अंदर। मतलब हर बंदे को कहीं पे भी घूम सकता है, कहीं पे भी वो कुछ चीज़ खरीद सकता है, उसको मना नहीं होगा। ठीक है, मार्केट के अंदर फ्रीडम होनी चाहिए और मार्केट के अंदर टैक्स भी नहीं लगेगा। ये होता था उनका कॉन्सेप्ट। और क्या कहते थे वो? और वो कहते थे
कि जो अलग अलग स्टेट्स में जाने के जो रिस्ट्रिक्शन लगता है यानी जो टैक्स लगता है ना वो बंद करवा दो, ठीक है। तो एक इनका ये कॉन्सेप्ट था। और क्या कहते थे, और ये कहते थे जो गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट है ना यानी ट्रैवलिंग सिस्टम, उसको फास्ट करवाओ, उसको तेज़ करवाओ, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करो, ठीक है। तो ये जो था ये लिबरलिज्म वर्ड का मतलब है 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815? जो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसका मेन पर्पस क्या था? चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 was signed with the aim of undoing most of the changes that had come about the Europe during the Napoleonic Wars. It was signed to re-establish conservative regime in the Europe. मतलब जो ट्रीटी ऑफ वियना था उसका मेन पर्पस यही था कि कंजर्वेटिव रिजाइम दोबारा आ जाए। कंजर्वेटिव रिजाइम का मतलब क्या है? मतलब जो मोनार्कियल रूल है, ठीक है, जो मोनार्कीज है वो वापस रीस्टैब्लिश हो जाए। और नेपोलियनिक की वॉर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए थे जो कि होने नहीं चाहिए थे, ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे जो कि होने नहीं चाहिए थे, उनको वापस से रीस्टैब्लिश करना, इसीलिए हमने ट्रीटी ऑफ वियना करी थी। तो इसका मेन पर्पस यही था कि कंजर्वेटिव रिजाइम्स वापस आए और नेपोलियनिक वॉर्स में कुछ चेंजेस आए थे जो कि होने नहीं चाहिए थे, उनको वापस से रीस्टैब्लिश करा जाए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 8। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी? मतलब 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर मिडिल क्लास इमर्ज होके आए थे, ठीक है। तो ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग डिमांड हो गई थी कि मिडिल क्लास को इमर्ज होके आना पड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ था, अब यूरोप को यूनिफाई करना था, ठीक है। पूरे यूरोप जो था वो यूनिफाई हो रहा था, फ्रांस यूनिफाई हो रहा था, ठीक है, फिर इटली यूनिफाई हुआ, फिर ब्रिटेन यूनिफाई हुआ, ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर में। तो क्या हुआ, धीरे धीरे फ्रांस को भी यूनिफाई होना था। तो वो क्या कर रहे थे, उसके मैन वुमेन जो भी थे ना लिबरल मिडिल क्लास के, वो कंबाइंड हुए, उन्होंने अपनी डिमांड्स बनाई, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और नेशनल को यूनिफाई करा, ठीक है, अपने नेशन को यूनिफाई करा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 8। यहीं पे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।